हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमन और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एग्री एंट्रेंस एंड बीएससी एग्जाम्स अड्डा 24/7 पर। तो जो भी बच्चे इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर ले। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा टाइप्स ऑफ टिलेज, यानी भू परिष्करण या जुताई के प्रकार। इससे पहले भू परिष्करण यानी टाइप्स ऑफ टिलेज की जो है हमारी 2 क्लासेस हो चुकी हैं, जिसके अंदर पहली क्लास हमारी टिलेज क्या है इंट्रोडक्शन की थी, वो आपने नहीं देखी है तो उसे देख लीजिए। दूसरी क्लास जो हमारी थी वो टाइप्स ऑफ टिलेज की थी, और टाइप्स ऑफ टिलेज के अंदर हमने जो है आपका ऑन सीजन टिलेज और ऑफ सीजन टिलेज यानी कि मौसमी जुताई और गैर मौसमी जुताई ये कंप्लीट कर लिया था। आज हमारी टिलेज यानी भू परिष्करण की तीसरी क्लास है, और जिसके अंदर हम बात करेंगे स्पेशल टाइप्स ऑफ टिलेज के बारे में, विशेष प्रकार के भू परिष्करण के बारे में। सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि ये क्लास जो है आपको बाकी बच्चों के कंपैरिजन में क्या है अलग करेगी, डिफरेंट करेगी, और आपको हाई मार्क्स जो है स्कोर करवाएगी। 99% बच्चे ये वाला टॉपिक जो है आपका कवर नहीं करते हैं, जिसकी वजह से अगर वहां से क्वेश्चन आता है तो वो इसका आंसर नहीं कर पाते और उनके मार्क्स कम रह जाते हैं। और अगर आप आंसर इसका कर देंगे तो आप क्या है ऑटोमेटिकली उनसे आगे निकल जाएंगे। तो क्लास को प्रॉपर अटेंड करना है। क्वेश्चन यहाँ से कैसा आता है वो आपको मैं एक आइडिया दे देता हूँ। बाकी क्लास आपको पता ही है कि बायलैंग्वेज फॉर्म में रहेगी, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों बच्चे इसको देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। सेमेस्टर एग्जाम बीएससी एग्रीकल्चर सेमेस्टर एग्जाम फर्स्ट सेमेस्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सेशन, ठीक है आपका। तो क्वेश्चन यहां पर देखिए पूछा जाता है, डिफाइन जीरो टिलेज एंड मिनिमम टिलेज, डिफरेंशिएट बिटवीन देम। एक बार क्वेश्चन बता देता हूं कैसा आता है, देन उसके बाद हम चलेंगे आगे, कंटिन्यू करेंगे सेशन को, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि शून्य जुताई क्या है या न्यूनतम जुताई किसे कहा जाता है, और इन दोनों में क्या अंतर है, ये आपका पूछ लिया जाता है। कई बार क्या है आपको इस तरीके से क्वेश्चन दे दिया जाता है और नीचे उसके सब पार्ट्स बना दिए जाते हैं, यानी कि नीचे दिया गया राइट शॉर्ट नॉट सोन। तो यहाँ पर आपका सब सोइलिंग, स्ट्रिप टिलेज, ब्लाइंड टिलेज, वेट टिलेज, जीरो टिलेज, ये आपके पार्ट बना दिए गए हैं। इन पर क्या करनी है आपको टिप्पणी करनी है, यानी कि इनके जो है इनके बारे में बताना है कि ये क्या है क्या नहीं है, वो आपको लिखना है ना। तो ये तभी पता होगा जब क्या है आपको इनके बारे में आपने पढ़ा होगा। तो चलिए मैं आपको पढ़ाता हूं इसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोग जो है मेरे साथ मेरे टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। लिंक आपको कमेंट बॉक्स के अंदर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। इस टेलीग्राम ग्रुप पर आपको जितनी भी यूट्यूब के सेशंस होते हैं उसके नोट्स पीडीएफ फॉर्म में आपको वहां पर मिल जाएंगे, यानी कि इस क्लास की पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगी। ज्यादा परेशानी आपको नहीं होगी, जिसको आप बाद में पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए मैं आपको बता देता हूं कि स्पेशल टाइप्स ऑफ टिलेज यानी विशेष प्रकार की जुताई के अंदर, भू परिष्करण के अंदर कौन कौन से टिलेज टाइप्स आते हैं। तो सबसे पहला आ जाता है इसके अंदर आपका सब सोइलिंग यानी उपमृदा भू परिष्करण। दूसरा आपका स्ट्रिप टिलेज यानी पट्टी भू परिष्करण। डरो मत, अभी मैं 1 बाय 1 सारी चीजें आपको बताऊंगा, डिफाइन करूंगा, है ना। ऐसा मत सोचो कि ये सर क्या आ गया, ये तो हमने कभी सुना ही नहीं सुना है, मैं हूं ना आपको बताने के लिए, ठीक है। देन आपका नेक्स्ट ब्लाइंड टिलेज यानी अंधी भू परिष्करण जिसे कहा जाता है। वेट टिलेज, मिनिमम टिलेज यानी न्यूनतम भू परिष्करण कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए स्टार मार्क मैंने किया हुआ है। जीरो टिलेज यानी जिसे शून्य भू परिष्करण कहा जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क मैंने किया हुआ है। तो ये टॉपिक आपके ऐसे हैं, जैसा कि मैंने बताया कि 99% बच्चे क्या है इन्हें कवर नहीं करते हैं, और उनके मार्क्स क्या है कहीं ना कहीं आपके कंपैरिजन में कम रह जाएंगे। तो आप ऐसी गलती मत करना अगर आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं तो। सबसे पहले हम बात करेंगे सब सोइलिंग यानी उपमृदा भू परिष्करण के बारे में। अब सब सोयल किसे कहते हैं, पहली बात तो ये समझिए, सब सोयल किसे कहा जाता है। अगर आप मिट्टी को देखते हैं तो मिट्टी की जो ऊपरी भाग होता है, जो ऊपरी परत होती है, यानी जो आप ये देख रहे हैं ना, ये ऊपर वाली जो मिट्टी है इसे जनरली आपका क्या है सरफेस सोयल कहा जाता है, या पृष्ठीय भूमि इसे कहा जाता है, यानी कि ऊपर वाली मिट्टी कहा जाता है। जो ऊपर वाली मिट्टी होती है ये लगभग आपकी 10 सेंटीमीटर तक होती है। कितनी? 10 सेंटीमीटर या 10 से 15 सेंटीमीटर तक होती है। कितनी होती है? 10 सेंटीमीटर या 10 से 15 सेंटीमीटर तक जनरली जो है सरफेस सोयल को कंसीडर किया जाता है। उससे नीचे वाली जो मिट्टी होती है उसे आपका सब सोयल कंसीडर किया जाता है, उपमृदा कंसीडर किया जाता है। तो यहां पर अगर आप देखें ये सब सोयल के अंदर क्या है, आपको एक हार्ड लेयर नजर आ रही है। इस पिक्चर को ध्यान से देखिए, आपको क्या नजर आ रहा है? एक कठोर परत नजर आ रही है कि नहीं आ रही है? ये कठोर परत क्या नुकसान पहुंचाती है बताओ?
अब कठोर परत, अगर खेत के नीचे आपकी कठोर परत होगी तो क्या नुकसान पहुंचा सकती है? वो नुकसान पहुंचा सकती है ऐसे पौधों को जिनकी जड़ें क्या है काफी गहराई तक जाती है, तो ये कठोर परत उनकी जड़ों को गहराई तक नहीं जाने देगी, ये नुकसान होगा। दूसरा नुकसान क्या होगा, मान लीजिए इस खेत के अंदर पानी भर जाता है, पानी खड़ा हो जाता है और आपका पानी को निकालने की प्रॉपर जगह नहीं है, प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, तो ये पानी क्या है जमीन के नीचे भी नहीं जा पाएगा। क्यों नहीं जा पाएगा? क्योंकि नीचे तो कठोर परत है, जमीन के नीचे भी पानी नहीं जा पाएगा। तो इस कठोर परत को तोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, जो है टिलेज करते हैं, भू परिष्करण करते हैं। उसे क्या कहते हैं बताओ? उसे जो है आपका सब सोइलिंग बोला जाता है। उसी को क्या बोला जाता है? सब सोइलिंग कहा जाता है। यानी कि मिट्टी में, यानी जो आपकी सब सोयल है उसमें जो कठोर परत होती है उसको तोड़ने के लिए जो भू परिष्करण क्रिया की जाती है, जो टिलेज किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? सब सोइलिंग कहा जाता है, या फिर उपमृदा भू परिष्करण उसे कहते हैं। करते किसके साथ है इसे? तो ये जो यंत्र होता है उसे हम कहते हैं सब सोइलर। उस यंत्र को क्या कहते हैं? सब सोइलर बोलते हैं। ठीक है, जो आपका प्रोसेस है टिलेज का टाइप है उसे कहते हैं सब सोइलिंग, और जो यंत्र इस्तेमाल में लिया जाता है उसे कहते हैं सब सोइलर। कल मैंने आपको दिखाया था ना, ये वाला जो यंत्र है इसे क्या बोला जाता है? सब सोइलर बोला जाता है, जो कि आपका कितना गहरा बताइए जुताई करता है? 60 से 70 सेंटीमीटर गहराई पर क्या करता है? ये जुताई करता है। ये नोट कर लेना, ये गहराई नोट करने ला। सब सोइलर जो है वो 60 से 70 सेंटीमीटर गहराई पर क्या करता है? जुताई करता है। इतनी बात समझ में आ गई। दूसरी, अब मेरे को एक बात बताओ, कल मैंने आपको प्राथमिक जुताई के बारे में बताया था, यानी प्राइमरी टिलेज के बारे में बताया था। कहा था ना, प्राथमिक जुताई किसे कहते हैं? जो आपकी फसल, यानी कि जब आप खेत को तैयार करते हैं तो खेत को तैयार करने के लिए सबसे पहली जुताई जो खेत के अंदर की जाती है वो प्राथमिक जुताई कहलाती है, प्राइमरी टिलेज उसे कहा जाता है। तो उसमें क्या था, हम मिट्टी को काट रहे थे प्लस उसको पलट रहे थे। क्या यहाँ पर मिट्टी को पलटना जरूरी है? नहीं है, यहां पर सिर्फ और सिर्फ इस कठोर परत को तोड़ना जरूरी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो सब सोइलिंग होती है इसमें सोइल को टर्न नहीं किया जाता है, यानी सोइल की टर्निंग नहीं होती है। सिर्फ और सिर्फ क्या है, यहां पर जो हार्ड पैन होता है, जो कठोर परत होती है, उसे ही क्या है आपका तोड़ा जाता है, ब्रेक किया जाता है, ताकि क्या है जो जड़ें हैं पौधे की वो प्रॉपर ग्रोथ कर सके, जो खड़ा पानी है खेत के अंदर वो क्या है आपका नीचे जा सके, इसके साथ ही साथ सोइल के अंदर प्रॉपर क्या है मॉइस्चर मेंटेन हो सके। इस वजह से हम क्या करते हैं, सब सोइलिंग करते हैं, या फिर इसी को हम क्या कहते हैं आपका उपमृदा भू परिष्करण कहते हैं। उपमृदा भू परिष्करण कहते हैं। तो इतनी सी डेफिनेशन आपको याद रखनी है। क्या है? ब्रेक हार्ड पैन विदाउट टर्निंग द सोइल, यानी मिट्टी को पलटे बिना कठोर परत को तोड़ना, वही क्या कहलाता है? सब सोइलिंग कहलाता है। लिख देंगे आप डेफिनेशन। कैसे लिखेंगे? डेफिनेशन लिखनी है आपको कि उपमृदा भू परिष्करण उसे कहते हैं जिसके अंदर क्या है, जो आपकी मिट्टी होती है यानी कि उपमृदा होती है, उसमें जो कठोर परत होती है उस कठोर परत को तोड़ा जाता है। किससे? टिलेज से, बिना मिट्टी को पलटे, बिना मिट्टी को पलटे। इसके फायदे क्या होंगे वो मैंने आपको बता ही दिए कि जो है आपकी जड़ें प्रॉपर ग्रोथ कर सकेंगी, पानी आपका नीचे जो है गहराई तक जा सकेगा। देन इसके साथ ही साथ क्या ये आपका जो यानी कि जो सब सोइलिंग है ये आपकी किसके साथ की जाएगी? तो इसके लिए हम जिस यंत्र का यूज करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? सब सोइलर कहते हैं। ऑलरेडी बता दिया। ये जो सब सोइलर होता है ये 60 से 70 सेंटीमीटर गहराई तक क्या करता है? जुताई करता है। ये पॉइंट लिखेंगे। देन उसके बाद लिखेंगे कि ये जो सब सोइलिंग है ये आपकी 4 से 5 साल के गैप पर की जाती है। यानी कि आज मान लीजिए आपने सब सोइलिंग कर दी तो 4 से 5 साल बाद क्या है आप ये सब सोइलिंग करेंगे, यानी उपमृदा भू परिष्करण जो है करेंगे। इतना जो है सफिशिएंट है, इससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इतना सफिशिएंट है। बोलो क्लियर हो गया सभी को? आगे चले। नेक्स्ट टाइम हम बात कर लेते हैं अगला जो भू परिष्करण का टाइप आ जाता है यानी स्पेशल टाइप का, वो है स्ट्रिप टिलेज यानी पट्टी भू परिष्करण। स्ट्रिप टिलेज यानी पट्टी भू परिष्करण। पट्टी किसे कहते हैं बताओ? मेरे हाथ में ये आप एक पेज देख रहे हैं, अगर इस पेज को मैं ऐसे मोड़ देता हूं तो ये पेज जो है आपका किस में कन्वर्ट हो गया? इसी को आप पट्टी बोलेंगे। बोलो,
यही आपका पट्टी कहलाया गया ना, इसी को आप क्या कहेंगे, पट्टी कहेंगे। और बारीक अगर मैं कर दूं तो ये क्या है आपका, इसी को क्या कहा जाएगा, पट्टी कहा जाएगा, स्ट्रिप कहा जाएगा। तो जैसा इसका नाम है वैसा ही ये क्या है, भू परिष्करण का प्रकार है। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आप सही समझे हो। इस खेत को देखिए, यहाँ पर इस खेत के अंदर क्या किया गया है, ये खेत के अंदर जो है जुताई की गई है, लेकिन क्या पूरा खेत जोता गया, नहीं जोता गया। पूरा खेत जोतने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हमें तो क्या है, बीज लगाना है। और बीज हम क्या लगाएंगे, लाइनों में लगाएंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए इस लाइन के अंदर हमने बीज लगाया, उसके बाद हम इस लाइन के अंदर बीज लगाएंगे, उसके बाद हम इस लाइन के अंदर बीज लगाएंगे। तो बताओ क्या पूरे खेत को जोतना जरूरी है, नहीं जरूरी है। हम सिर्फ लाइनों में इस तरीके से जुताई कर देंगे, और वो भी उन लाइनों में जुताई करेंगे जहां पर क्या है, हमें बीज को डालना है, यानी कि उसी एरिया को क्या है, सिर्फ जो है जुताई की जाएगी। तो वही यहाँ पर किया गया। देखिए जहां पर हमें बीज को बोना है वहीं पर क्या है, हमने जुताई की है, और इसी को क्या कहा जाता है, आपका स्ट्रिप टिलेज कहा जाता है। पट्टियां बन गई कि नहीं बन गई, पट्टियां यहाँ पर बन गई है ना। जैसी मैंने आपको ये कागज वाली पट्टी दिखाई थी, है ना, ये स्ट्रिप दिखाई थी, उसी तरीके की पट्टियां यहाँ पर आपको नजर आ रही होंगी बनी हुई, जिसके अंदर क्या है, देखिए यहाँ पर जो है मिट्टी की जुताई की गई है, बाकी की जगह मिट्टी की जुताई नहीं की गई है। तो ये क्या कहलाता है आपका, स्ट्रिप टिलेज या पट्टी भू परिष्करण इसे कहते हैं। डेफिनेशन क्या है, ओनली अ नैरो स्ट्रिप इज टिल्ड फॉर सोइंग, यानी कि केवल जो है रोपण क्षेत्र की पट्टी में क्या है, आपकी जुताई की जाती है, बाकी के भाग को जोता नहीं जाता है, वो एज इट इज ही रहता है, जैसा पहले था वैसा ही। तो इसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रिप टिलेज कहते हैं, आप पट्टी भू परिष्करण कहते हैं। समझ आ गई बात। दूसरा नेक्स्ट आपका आ जाता है यहाँ पर ब्लाइंड टिलेज या अंधी भू परिष्करण। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए, जो बच्चे फार्मिंग बैकग्राउंड से हैं वो इस बात को अच्छे से जानते होंगे, जो बच्चे फार्मिंग बैकग्राउंड से नहीं है वो भी जो है उनको कोशिश करता हूं मैं बताने की, थोड़ा रिलेट करिएगा, रियल लाइफ से रिलेट करिएगा, ठीक है। रियल लाइफ से कैसे रिलेट करें, जो फार्मिंग बैकग्राउंड से है, नॉन फार्मिंग बैकग्राउंड से है, मेरी बात ध्यान से सुनिए। ये मान लीजिए खेत है, इस खेत के अंदर आपने क्या है, बीज को बो दिया। मान लीजिए जो मैंने आपको 1 एकड़ जमीन दी थी उसी की बात कर लेते हैं, अभी तक मैंने वापस नहीं ली है वो, ठीक है। तो उस खेत के अंदर आपने क्या है, बीज को बो दिया, या कह लीजिए गन्ने को लगा दिया, कोई भी फसल लगा दी। फसल लगाने के तुरंत बाद क्या है, आपकी हल्की हल्की सी बारिश हो जाती है। तो हल्की हल्की सी जब बारिश होगी तो क्या होगा बताओ, जब बारिश होगी, बारिश खत्म होने के बाद जब वो पानी सूख जाएगा तो उस खेत के ऊपर क्या है, आपकी बारीक जो है यानी कि पतली पट्टी बन जाती है, मिट्टी की पतली पट्टी जो है इस तरीके से बन जाती है, यानी कि ऊपर की मिट्टी जो सरफेस की सोइल होती है वो क्या है, टाइट हो जाती है, होती है कि नहीं होती है। इस तरीके से क्या है, वो पट्टी बना लेता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो आपने बीज बोया होता है, जैसा कि आप यहाँ इस पिक्चर के अंदर, इस चार्ट के अंदर देखेंगे तो जो रेड कलर की डॉट आपको नजर आ रही है ये तो क्रॉप्स के बीज नजर आ रहे हैं, ठीक है। जो हरे जो डॉट्स नजर आ रहे हैं वो आपके क्या है, वीड यानी खरपतवार नजर आ रही है, घास नजर आ रही है। बात समझ में आ गई। अब आप ये बात आप जो है धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे कि जो खरपतवार होते हैं वो क्या है, उनके बीज जल्दी जम जाते हैं और जल्दी तेजी से क्या है वो वृद्धि करते हैं, लेकिन जो फसल होती है उनके बीज धीरे धीरे जमते हैं और उनकी वृद्धि भी क्या है, आराम आराम से होती है। आपने देखा होगा सड़क के चारों तरफ जो है घास फूस बहुत जल्दी उग जाता है, आप अपने क्यारी या गमले में से कोई घास उखाड़ो, दूसरे दिन जो है वो घास फिर से उग जाती है। क्यों? क्योंकि जो घास होती है या खरपतवार होते हैं वो जल्दी उगते हैं एज कंपेयर टू फसल के क्रॉप के। बात क्लियर हुई। तो अब आपने क्या किया, यहां पर फसलों को लगा दिया, यानी कि मान लीजिए आपने गन्ने को लगाया, तो गन्ना जो है वो अंकुरित होने में क्या लेगा, समय लेगा, वो जर्मिनेट होने में क्या लेगा, समय लेगा, लेकिन जो खरपतवार है, जो वीड है आपके, वो जल्दी अंकुरित हो जाएंगे। तो अब आपको क्या करना है, इन वीड को, खरपतवार को खत्म करना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, हैरो लेंगे, उसके लिए आप क्या करेंगे, हैरो का इस्तेमाल करेंगे। और वो हैरो क्या है, आप ऊपर ऊपर, सिर्फ ऊपर ऊपर, ज्यादा गहराई में नहीं जाएंगे, क्योंकि ज्यादा गहराई में गए तो आपकी फसल के जो बीज है वो उखड़ जाएंगे। तो ऊपर ऊपर आप क्या करेंगे, उस हैरो को चला देंगे, जिससे क्या होगा, एक तो जो कठोर परत बनी थी
बारिश के बाद जो कठोर परत बनी थी वो कठोर परत टूट जाएगी। वो कठोर परत अगर टूट जाएगी तो उसका फायदा क्या होगा, जो आपके फसल वाले बीज है वो जल्दी अंकुरित हो जाएंगे, क्योंकि भाई ऊपर से कोई दबाव लगाए तो जो है फसल को अंकुरित होने में समय लगेगा। अगर आपने वो कठोर परत तोड़ दी तो बीज क्या है, जल्दी जर्मिनेट हो जाएगा। दूसरा फायदा क्या होगा, जो ये खरपतवार उगे हुए हैं, ये खरपतवार क्या है, इस हैरो के साथ फंसकर चले जाएंगे और उखड़ जाएंगे। यानी कि यहाँ पर क्या है, वीड का भी कंट्रोल हो गया, खरपतवार का भी कंट्रोल हो गया, प्लस जो है जो कठोर परत बनी थी वो कठोर परत भी टूट गई और उससे क्या होगा, आपका अंकुरण अच्छा होगा, फसल के पौधे जो है वो अच्छे से अंकुरित होंगे। तो यही क्या कहलाता है, आपका जनरली जो है ब्लाइंड टिलेज कहते हैं, अंधी भू परिष्करण कहते हैं। अच्छा चलिए, मैंने कॉन्सेप्ट तो समझा दिया, लेकिन इसको अंधा भू परिष्करण या फिर ब्लाइंड टिलेज क्यों कहा जाता है? ये इसलिए कहते हैं, बात बताओ, यहाँ पर सिर्फ खरपतवार के पौधे उगे हुए हैं, यानी वीड उगे हुए हैं, क्या फसल के पौधे यहाँ पर उगे? नहीं उगे। फसल के पौधे तो जमीन के अंदर ही हैं और जहां पर हमने बोया था वो वहीं पर है, तो फसल के पौधे अभी तक बाहर नहीं निकले हैं, यानी कि वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो अंधा उसी को तो कहते हैं जिसको दिखाई नहीं देता है, कहते हैं ना उसी को अंधा। तो वही सीन है यहाँ पर कि फसल के पौधे तो क्या है, अभी तक जमीन में ही है, सॉरी फसल के बीज क्या है, जमीन में ही है, वो अंकुरित नहीं हुए हैं। यही रीजन है कि इसे क्या कहा जाता है, ब्लाइंड टिलेज कहा जाता है, अंधी जुताई कहा जाता है। यानी इसे हम कब करते हैं, फसल बोने के बाद। इसे कब किया जाएगा, आपका आफ्टर सोइंग, यानी फसल बोने के बाद और जर्मिनेशन से पहले, यानी कि बिफोर जर्मिनेशन, फसल की बुआई से पहले, बिफोर जर्मिनेशन हम क्या करेंगे, इसको करते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए, आफ्टर सोइंग एंड बिफोर जर्मिनेशन क्या है आपका, ये ब्लाइंड टिलेज यानी अंधी जुताई जो है की जाती है। तो वही लिखा हुआ है, डन आफ्टर सोइंग बट बिफोर इमरजेंस, यानी कि फसल बोने के बाद बट फसल अंकुरित होने से पहले हम क्या करते हैं, वीड यानी कि खरपतवारों को खत्म करने के लिए ये जो जुताई करते हैं इसे हम ब्लाइंड टिलेज कहते हैं। और खरपतवारों को खत्म करने के साथ साथ क्या होता है, यहाँ पर जो कठोर परत होती है मिट्टी की सतह पर वो भी टूट जाती है, उससे अंकुरण भी क्या होता है, अच्छा होता है। आई होप सबको ये क्लियर हो चुकी होगी, सभी को चीज समझ आ गई है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात कर लेते हैं वेट टिलेज यानी गीली भू परिष्करण। अभी थोड़े यानी कि पिछले महीने ही आपने देखा होगा अपने खेत के यानी कि अपने घर के आसपास या अपने आसपास जो है खेतों में किसानों को काम करते हुए, है ना, आपने देखा होगा कि जो किसान है वो गीले खेत के अंदर क्या है, ट्रैक्टर चला रहे हैं, जैसा इस खेत के अंदर चल रहा है। यानी खेत के अंदर पानी भरा हुआ है, उसके अंदर ट्रैक्टर को वो चलाए जा रहे हैं। ऐसा वो क्यों कर रहे हैं भाई, किसान पागल है जो गीले खेत के अंदर जो है ट्रैक्टर चला रहा है, यानी कि खेत को जोता जा रहा है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि उसे क्या करना है, इसके अंदर धान लगाना है, यानी कि इसके अंदर चावल लगाने हैं, पैडी लगाना है। लेकिन पैडी लगाना है, धान लगाना है, तो उसको इस तरीके से करने की जरूरत क्या है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, आपने जो धान के खेत देखे होंगे, धान के खेत में क्या देखा होगा आपने, हमेशा पानी खड़ा रहता है, क्योंकि धान को यानी कि आपका जो चावल होता है या पैडी जो होता है उसे पानी बहुत ज्यादा चाहिए होता है। इस तरीके से पानी भरा खड़ा रहता है। जैसे मान लीजिए ये खेत है, इस खेत के अंदर क्या है, आपका पानी भर के जो है मैंने खड़ा कर दिया, मान लीजिए ये पानी क्या है मैंने भर के खड़ा कर दिया। लेकिन अब ये क्या होगा, ये पानी क्या खेत के अंदर ज्यादा दिन तक रुक पाएगा, नहीं रुकेगा, क्योंकि क्या है ये पानी आपका जमीन के नीचे चला जाएगा, जमीन के नीचे चला जाएगा, है ना। तो अगर हम क्या करते हैं, बार बार जो है खेत के अंदर इस तरीके से ट्रैक्टर चलाते हैं और सेम डेप्थ पर सेम गहराई पर अगर ट्रैक्टर चलाते हैं, हैरो यानी कि हैरो या प्लो सेम गहराई पर अगर चलाएंगे, तो जिस यंत्र का हम यूज करते हैं उसे हम पडलर कहते हैं। ध्यान रखिए, उसे क्या बोला जाता है, पडलर कहा जाता है, इतनी बात याद रखना। तो जो पडलर है या फिर आपका जो हैरो है उसे बार बार हम सेम गहराई पर चलाएंगे, तो उससे क्या होगा, जो आपका खेत है उसकी निचली सतह पर कठोर परत बन जाएगी, निचली सतह पर कठोर परत बन जाएगी। और कठोर परत बनेगी तो उससे क्या होगा, जो पानी होगा खेत का वो नीचे नहीं जाएगा, जमीन के अंदर नहीं जाएगा, वो खेत के अंदर भरा रहेगा।
इससे फायदा क्या होगा कि हमारे खेत के अंदर पानी भरा रहेगा, जो कि क्या है फसल के लिए क्या होगा आपका जरूरी होगा, यानी पानी का लॉस ज्यादा नहीं होगा, यानी कि क्या है वाटर का लॉस जो है यहाँ पर ज्यादा नहीं होगा। पहली बात तो ये बात समझ में आ गई है ना, पानी का लॉस क्या है यहाँ पर ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, दूसरा देखिए क्या फायदा है, आप बार बार खेत के अंदर इस तरीके से ट्रैक्टर चला रहे हैं तो जो मिट्टी है वो मिट्टी क्या है पानी के साथ घुल जाएगी, अच्छे से पानी के साथ अच्छे से घुल जाएगी। तो जब आप उसके अंदर सीडलिंग लगाएंगे यानी कि पौधे की धान की जो है पौध लगाएंगे तो वो जल्दी क्या है स्टैब्लिश हो जाएगी। इसके अलावा जो खरपतवार होते हैं इसके अंदर वो भी क्या है नष्ट हो जाएंगे, यानी वीड जो है वो भी क्या है आपके खत्म हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। ठीक है, जो खरपतवार है वो भी क्या है आपके नष्ट हो जाएंगे। इसके साथ ही साथ क्या है आपका जो स्टैब्लिशमेंट है, किसकी स्टैब्लिशमेंट, सीडलिंग की स्टैब्लिशमेंट है, किसकी स्टैब्लिशमेंट है, सीडलिंग की स्टैब्लिशमेंट है, वो भी क्या है आपकी अच्छे से हो पाएगी, अच्छे से हो पाएगी। तो ये तीन वजह होती हैं, तीन रीजन होते हैं जिसकी वजह से क्या करते हैं वेट टिलेज या गीला भू परिष्करण इसे कहा जाता है। इसी का दूसरा नाम क्या है नोट कर लीजिए, इसी को हम कहते हैं पडलिंग, इसी को क्या बोला जाता है पडलिंग बोला जाता है। और ये आपकी धान के क्रॉप यानी कि धान की फसल में की जाती है, पैडी के क्रॉप में क्या है इसे करते हैं हम गीला जो है आपका जुताई होती है, या फिर इसे क्या कहते हैं पडलिंग कहते हैं। याद रहेगा सभी को, सभी बच्चों ने ये चीज देखी होगी अपने आसपास। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए डन इन पडल्ड या फिर सैचुरेटेड सोयल स्पेशली फॉर पैडी, यानी धान की फसल के लिए क्या करते हैं हम, ये जो आपकी जुताई होती है इस तरीके की जुताई किसके लिए की जाती है, धान की फसल के लिए की जाती है। इतनी बात याद रखनी है। क्यों करते हैं, ताकि पानी का लॉस ना हो, यानी कि पानी का हाश ना हो, वीड जो है वो कंट्रोल कर सके, और सीडलिंग का एस्टेब्लिशमेंट यानी कि जो पौध होती है धान की उसको प्रॉपरली जो है फील्ड के अंदर एस्टेब्लिश किया जा सके, इस वजह से जो है इसको करते हैं। तो स्क्रीनशॉट अगर आपको लेना है तो ले लीजिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। यहां पर जो अगला आ जाता है मिनिमम टिलेज यानी न्यूनतम भू परिष्करण। मिनिमम टिलेज यानी न्यूनतम भू परिष्करण। न्यूनतम से आप क्या समझते हैं बताओ, न्यूनतम या मिनिमम का मतलब क्या होता है, कम, है ना। अब पहले के देखिए, पहले के टाइम में क्या होता था, जो पहले के किसान होते थे वो खेत के अंदर क्या है ट्रैक्टर को चलाते रहते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि जितना ज्यादा हम खेत के अंदर ट्रैक्टर को चलाएंगे, जितना ज्यादा खेत को जोता जाएगा, उतना ही ज्यादा क्या है हमें फसल का उत्पादन मिलेगा, उतनी ही ज्यादा क्या है क्रॉप प्रोडक्शन ज्यादा होगी, उतने ही अच्छे से फसल होगी, उनका मानना ये था। लेकिन जब रिसर्च की गई और जब ये चीज आपका देखा गया तो ये सच नहीं था, यानी कि ये बात सच नहीं थी कि हम जितना ज्यादा खेत के अंदर ट्रैक्टर चलाएंगे, जितनी ज्यादा जो है खेत की जुताई करेंगे, उतना ही ज्यादा क्रॉप प्रोडक्शन होगा, उतना ही ज्यादा फसल उत्पादन होगा। ऐसा सच नहीं था। ये बात हमें पता कब चली, तो ये बात पता चली हमें 1974 के अंदर। 1974 के अंदर ऐसा क्या हुआ जो हमें ये बात पता चली, उससे पहले नहीं पता चली, है ना। ये ईयर याद रखना है। 1974 के अंदर ऐसा क्या हुआ कि हमें इस बारे में पता चला कि हाँ, जुताई ज्यादा करना जरूरी नहीं होता है, अगर हम कम जुताई करेंगे, भू परिष्करण करेंगे, तब भी हम फसल को ले सकते हैं। तो ये हुआ आपका 1974 के अंदर, कहां पर, यूएसए में। यूएसए के अंदर क्या हुआ 1974 के अंदर जो है, जो डीजल होता है आपका, ट्रैक्टर किससे चलता है, डीजल से ही चलता है, कुछ पेट्रोल से भी चलते होंगे, चलिए मान लेते हैं। तो जो यानी कि ऑयल कह लीजिए, फ्यूल कह लीजिए ओवरऑल, ठीक है, जो ऑयल होता है यानी कि डीजल या पेट्रोल था, उसके रेट क्या है आपके यूएसए के अंदर बढ़ गए, यानी कि उनके रेट क्या है यूएसए के अंदर बढ़ गए, तेल की कीमत जो है बढ़ गई। अब तेल की कीमत अगर बढ़ेगी तो बताओ क्या होगा, ट्रैक्टर को चलाने के लिए तेल चाहिए होगा, यानी जितना ज्यादा ट्रैक्टर चलेगा उतना ही ज्यादा क्या है तेल आपका लगेगा। तो इससे क्या हो रहा था कि जो आपकी क्रॉप प्रोडक्शन की लागत थी, यानी फसल उत्पादन की जो लागत थी वो ज्यादा आ रही थी। लागत का मतलब तो आप समझते हैं ना भाई, मान लो मुझे ये एक पेन बनाना है, इस पेन को बनाने के लिए मान लो मैं 10 रुपए लगा रहा हूँ, ठीक है, 10 रुपए जो है मैं खर्च कर रहा हूँ, 10 रुपए में ये पेन बन के तैयार हो रहा है, और मैं इसको कितने में बेच रहा हूँ, 15 रुपए में बेच रहा हूँ। तो मुझे कितने रुपए का फायदा हुआ, 5 रुपए का फायदा हुआ। बात समझ में आई।
अगर मान लो मुझे इससे इस पेन से और फायदा लेना है, मुझे इस पेन से और फायदा लेना है, तो मैं क्या करूंगा, इस पेन को 20 रुपए में बेच दूंगा और 10 रुपए में ये बन रहा है, मतलब 10 रुपए का मुझे फायदा होगा। लेकिन क्या लोग 20 रुपए में इसको खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे। लोग क्या है, फिर इसको खरीदना कम कर देंगे। लेकिन दूसरा फायदा, अगर मुझे फायदा लेना है तो दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि ये जो पेन आपका 10 रुपए में बन रहा था, इसी पेन को अगर मैं 5 रुपए में बना देता हूं और सेम कीमत 15 रुपए पे बेचता हूं, तो बताओ कितने रुपए का फायदा हुआ? अब जो है मुझे यहां पर जो है 10 रुपए का फायदा, सॉरी 20 रुपए का अगर बेचता हूं तो मुझे यहां पर 15 रुपए का फायदा हो गया। पहले कितने रुपए का हो रहा था? 10 रुपए का बन रहा था और हम इसको 20 रुपए में बेच रहे थे, तो सिर्फ और सिर्फ मुझे 10 रुपए का फायदा हो रहा था। लेकिन अब ये 5 रुपए में बन रहा है और 20 रुपए में बेच रहा हूं, तो 15 रुपए का फायदा हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा? ग्राहक को ये कितने में मिल रहा है? 20 में ही मिल रहा है, जितना पहले मिलता था। लेकिन अभी मेरे को फायदा कहां से हो रहा है? क्योंकि इसकी जो प्रोडक्शन की कीमत है, जो इसकी उत्पादन की जो लागत है, वो मैंने क्या कर दी है? कम कर दी है। तो सेम उसी तरीके से यहां पर भी हुआ कि किसान जब उस तेल को, महंगे तेल को अगर ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, महंगे तेल का यूज कर रहे हैं और उससे ट्रैक्टर को चला रहे हैं, तो फसल की उत्पादन की जो कीमत है वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो किसान को फायदा ज्यादा नहीं होगा। तो किसान ने क्या किया? यूएसए के अंदर 1974 में उसने खेत को जोतना कम कर दिया। उसने खेत को जोतना कम कर दिया, सिर्फ उतना ही खेत को जोता जिससे क्या है, आपकी एक अच्छी फसल को उगाया जा सके। तो जो पहले के टाइम में जो खेती की जाती थी, उसमें जो जुताई की जाती थी, उसके कंपैरिजन में यहाँ पर क्या है? जुताई कम कर दी। यहाँ पर क्या है? खेत के अंदर भू परिष्करण कम कर दिया। यहाँ पर ट्रैक्टर को कम चलाया गया। इसीलिए इसका नाम रखा गया मिनिमम टिलेज, यानी कि न्यूनतम भू परिष्करण। इसीलिए इसका क्या नाम रखा गया? मिनिमम टिलेज, यानी कि न्यूनतम भू परिष्करण। इसके अंदर क्या है? खेत को सिर्फ उतना ही जोता गया जितना क्या है? फसल उत्पादन के लिए जरूरी है। खेत को सिर्फ उतनी ही जुताई की गई, खेत के अंदर सिर्फ उतनी ही टिलेज की गई जितना फसल उत्पादन के लिए जरूरी है। यानी कि खेत को उतना जोता गया जिससे क्या है? एक अच्छे से खेत तैयार हो जाए, उसके अंदर आप बीज की बुआई कर सके और वो बीज क्या है? आपका अंकुरित हो सके और उससे आपको फसल मिल सके। बस इतना सा हुआ। ठीक है, तो यहां पर देखिए वही कहा गया है, रिड्यूसिंग टिलेज टू द मिनिमम नेसेसरी फॉर इंश्योरिंग अ गुड सीड बेड, जर्मिनेशन, क्रॉप स्टैंड एंड फेवरेबल ग्रोथ। यानी कि जो जुताई है या भू परिष्करण है, उसको उस लेवल तक कम कर देना। किस लेवल तक? जिससे क्या है? आपको इस तरीके का बीज सैया, यानी कि जिसके अंदर आपको बीज को बोना है, वो सीड बेड, देन आपका बीज का अंकुरण अच्छे से हो सके और फसल की स्थापना यानी कि स्टैब्लिशमेंट उसकी अच्छे से हो सके, बस, और उसकी वृद्धि अच्छे से हो सके। सिर्फ इतनी जुताई आपको करनी है, फालतू की जुताई आपको नहीं करनी है। यही क्या कहलाता है? मिनिमम टिलेज, यानी न्यूनतम भू परिष्करण कहलाता है। बात समझ में आ गई? समझ में आ गई? लिख दोगे आप इसे अपनी लैंग्वेज में, अब है ना? तो लिख दोगे आप इसे अपनी लैंग्वेज में। इसे क्या कहते हैं? हम भू परिष्करण जो है कहते हैं। ठीक है, देन उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं आपका, ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहां पर, ये मैंने बता दिया था कि 1974 के अंदर क्या है आपका जो है, 1974 के अंदर क्या है? ये डिस्कवर किया गया था। कहां पर? यूएसए में। तो ये पॉइंट भी आपको मेंशन करना है कि न्यूनतम जुताई के बारे में जब आप बताएंगे तो वहां पर इस बारे में भी क्या है? आपको मेंशन करना है कि 1974 के अंदर क्या है? यूएसए यानी अमेरिका के अंदर जो है रेट बढ़ गए थे, किसके? तेल के। तो इस वजह से क्या है? आपका वहां के किसानों ने क्या किया? कम जुताई करना शुरू कर दिया और इसी तरीके से फिर वहां पर क्या है? ये न्यूनतम जुताई का कॉन्सेप्ट आया, यानी कि मिनिमम जो है टिलेज का कॉन्सेप्ट वहीं से आपका आया। दूसरा देखिए यहां पर है 30 से 50%। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब सिंपली क्या है? इसके जो है हम इसी चीज से समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये, चलिए यहाँ पर जो है इस पिक्चर को देख लेते हैं। ये आपको यहाँ पर खेत नजर आ रहा है ना? इस खेत के अंदर ऊपर आपको क्या नजर आ रहे हैं? बताओ। ऊपर जो है खेत के ऊपर आपको फसल अवशेष नजर आ रहे हैं। भाई जब आप फसल काट लेते हैं खेत के अंदर से, तो उसपे क्या रहते हैं? फसल के अवशेष रह जाते हैं। जैसे गेहूं काटा आपने या धान काटा, तो फसल के अवशेष जो है खेत के ऊपर रह जाते हैं। रहते हैं कि नहीं रहते हैं? वो फसल के अवशेष जो खेत के ऊपर रह जाते हैं, तो जब पहले जुताई की जाती थी तो इतनी जुताई करते थे कि वो फसल के अवशेष क्या है? पूरी तरीके से मिट्टी के अंदर मिक्स हो जाते थे, यानी कि खेत के ऊपर नहीं रहते थे।
लेकिन अगर हम कम जुताई करेंगे तो क्या ये फसल के अवशेष मिट्टी के अंदर पूरी तरीके से मिक्स हो जाएंगे? नहीं हो पाएंगे। ये क्या है, मिट्टी के ऊपर रह जाएंगे, यानी कि मिट्टी की सतह पर रह जाएंगे। अब बात यही हो जाती है कि सर मिनिमम टिलेज या न्यूनतम भू परिष्करण है, समझ आ गया, इसके अंदर कम जुताई करते हैं, लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये कम जुताई है? ये कम जुताई है, इसका कोई पैरामीटर तो होगा। तो इसका पैरामीटर क्या है कि ये जो खेत के ऊपर जो अवशेष पड़े हैं फसल के, ये क्या है आपके 30 से 50%, यानी 30 से 50% फसल के अवशेष अगर मिट्टी के सतह पर एज इट इज पड़े रहते हैं, जैसे अभी आपको नजर आ रहे हैं, वैसे ही क्या है जुताई के बाद भी आपको 30 से 50% तक नजर आएंगे। इसका मतलब वो क्या कहलाती है, आपकी मिनिमम टिलेज कहलाती है। इसका मतलब उसे हम क्या कहते हैं, न्यूनतम भू परिष्करण कहते हैं। बताओ क्लियर हुई बात? उसे क्या कहा जाता है, न्यूनतम भू परिष्करण कहा जाता है। तो वही कहा गया है कि 30 to 50% क्रॉप रेजिड्यू आर कैप्ट ऑन द सोइल सरफेस, यानी कि मिट्टी की सतह पर 30 से 50% तक जो है फसल अवशेष क्या है, बने रखते हैं, यानी कि रहते हैं उसके ऊपर, वो खत्म नहीं होते। क्लियर हुई इतनी बात? नेक्स्ट देखिए, अब यहां पर ये इसका डिसएडवांटेज होता है, या कह लीजिए ये इसकी क्या है, हानि है या नुकसान है। बीज को हमने पूरी कोशिश की, खेत को हमें इस तरीके से तैयार करना है कि बीज प्रॉपर अंकुरित हो, जर्मिनेट हो, लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि हमने जो है आपका खेत की जुताई कम की है, भू परिष्करण उसका कम किया है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके अंदर जर्मिनेशन भी क्या है, कम होगा, यानी कि लोअर सीड जर्मिनेशन देखने को मिलेगा। बीज का अंकुरण क्या है, यहाँ पर कम होगा। ठीक है, बीज का अंकुरण क्या है, यहाँ पर कम होगा। इसके साथ ही साथ जो खरपतवार है, ठीक है, जो खरपतवार है यानी कि जो वीड है, ठीक है, इनका भी क्या है आपको ज्यादातर जो है प्रकोप देखने को मिलेगा, यानी कि खरपतवार खेत के अंदर आपको ज्यादा नजर आएंगे, क्योंकि खेत को हमने अच्छे से नहीं जोता है ना, तो खरपतवार भी क्या है आपको खेत के अंदर ज्यादा नजर आएंगे। तो ये क्या है, इसके कुछ नुकसान हो जाते हैं, यानी बीज का अंकुरण कम होगा। दूसरा, खरपतवार जो है खेत के अंदर क्या है आपके ज्यादा होंगे, ये इसके नुकसान है। लेकिन फायदा क्या है कि खर्चा यहाँ पर कम होता है, यानी कि कम से कम खर्चे में क्या है आप ज्यादा से ज्यादा उत्पादन कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ दूसरा फायदा यहाँ पर क्या होगा कि कम समय में आप खेत को तैयार कर लेंगे। भाई 4 बार आपको ट्रैक्टर चलाना है और 1 बार जो है आपको ट्रैक्टर चलाने, तो ज्यादा समय किस में लगेगा, 4 बार ट्रैक्टर चलाने में लगेगा। तो इसका मतलब इसमें क्या है, खेत कम समय में खेत तैयार हो जाता है। इसके साथ ही साथ आपका जो है कह लीजिए खर्चा भी कम आता है और मेहनत भी कम पड़ती है, ये इसके फायदे होते हैं। तो मिनिमम टिलेज यानी कि आपका जो न्यूनतम भू परिष्करण था वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट जो भू परिष्करण आ जाता है उसे हम कहते हैं जीरो टिलेज, या उसे कहा जाता है आपका केमिकल टिलेज, या फिर उसे हम जनरली क्या कह देते हैं, नो टिलेज कह देते हैं। उसे क्या कहा जाता है, नो टिलेज कहा जाता है। मेरी बात ध्यान से सुनिए, इसे जीरो टिलेज किसे क्यों कहते हैं, नो टिलेज क्यों कहते हैं, या केमिकल टिलेज क्यों कहते हैं, यानी कि शून्य जुताई, बिना जुताई, या फिर रासायनिक जुताई क्यों कहा जाता है, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ये खेत आपको नजर आ रहा होगा, इस खेत के अंदर आपको क्या नजर आ रहा है कि लाइनों में जो है फसलें लगी हुई है, और बाकी जो बीच में जगह है वहां पर क्या है, फसल के अवशेष एज इट इज ही पड़े हुए हैं, फसल के अवशेष एज इट इज ही पड़े हुए हैं। तो आप मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको बताया था किसके बारे में, प्राइमरी टिलेज के बारे में। मैंने आपको प्राइमरी टिलेज के बारे में बताया था, और सेकेंडरी टिलेज यानी कि प्राथमिक भू परिष्करण और द्वितीय भू परिष्करण के बारे में मैंने आपको बताया था कि नहीं बताया था। प्राइमरी टिलेज के अंदर मैंने आपको क्या बताया था, फटाफट कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ। प्राइमरी टिलेज के अंदर मैंने आपको क्या बताया था, यानी प्राथमिक भू परिष्करण के बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि प्राथमिक भू परिष्करण वो भू परिष्करण होता है जिसके अंदर क्या है, मिट्टी की सतह को तोड़ा जाता है और उसके बाद उस टूटी हुई मिट्टी को यानी कि उसको पलटा जाता है। उसी को हम क्या कहते हैं, प्राथमिक भू परिष्करण कहते हैं कि नहीं कहते हैं। तो जो जीरो टिलेज होता है या फिर कह लीजिए नो टिलेज होता है, इसके अंदर प्राथमिक भू परिष्करण नहीं किया जाता है, प्राथमिक भू परिष्करण इसके अंदर नहीं होता है। द्वितीय भू परिष्करण यानी सेकेंडरी टिलेज के अंदर मैंने क्या बताया था आपको, बताओ। सेकेंडरी टिलेज के अंदर बच्चों मैंने क्या बताया था आपको, सेकेंडरी टिलेज के अंदर मैंने बताया था
कि जो प्राथमिक टिलेज होता है उसके बाद हम सेकेंडरी टिलेज यानी द्वितीय भू परिष्करण करते हैं, और इसके अंदर क्या किया जाता है, जो मिट्टी के डेले होते हैं उनको बारीक किया जाता है, तोड़ा जाता है, खेत को लेवल किया जाता है। तो यहां तो हमने प्राइमरी टिलेज किया ही नहीं, प्राथमिक भू परिष्करण हमने किया ही नहीं, तो सेकेंडरी टिलेज जो है यहां पर हम करते हैं। प्राथमिक भू परिष्करण को हम यहां पर नहीं करते हैं, उसे अवॉइड करते हैं, 100% आपका अवॉइड किया जाता है। सेकेंडरी टिलेज को यहां पर किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ कितना किया जाता है, जैसे ये खेत है, इस खेत के अंदर फसल के अवशेष पड़े हुए हैं और हमें क्या करना है, इस लाइन में जो है फसल को लगाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ जिस लाइन में हमको फसल लगानी है उसी लाइन को हम क्या करेंगे, जुताई करेंगे। यानी जैसे मान लीजिए ये खेत है, इस खेत के अंदर क्या है, आपको फसल को लगाना है और पूरे खेत के अंदर क्या है, फसल जो है आपकी लगी हुई, यानी पूरे खेत के अंदर जो है फसल के अवशेष पड़े हुए हैं और हमें क्या है, इस लाइन में जो है सिर्फ आपकी फसल लगानी है। तो हम इस तरीके से इन 3 लाइन के अंदर क्या है, जुताई करेंगे, सिर्फ बाकी खेत के अंदर जुताई नहीं करेंगे। हम हैरो लेंगे या फिर प्लो लेंगे और सिर्फ इन 3 लाइन के अंदर क्या है, जुताई करेंगे और उसके अंदर बीज को डाल देंगे और बीज को क्या है, यानी कि बीज को क्या है, मिट्टी से ढक देंगे। बस इतना सा काम हमें यहाँ पर करना है। तो यहाँ पर इसको जीरो टिलेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर हमने क्या किया, प्राइमरी टिलेज को नहीं किया है, जो कि आपकी एक्चुअल में टिलेज जिसे कहा जाता है, भू परिष्करण जिसे कहा जाता है, तो वो तो हमने किया ही नहीं है। सिर्फ हमने यहाँ पर सेकेंडरी टिलेज किया है, इसीलिए हम इसे जीरो टिलेज कहते हैं या इसीलिए इसे नो टिलेज कहा जाता है, यानी कि हमने जुताई की ही नहीं है, हम ऐसा मान के चलते हैं। केमिकल टिलेज या फिर रासायनिक जुताई इसे क्यों कहते हैं, अब ये बात ध्यान से सुनिए। ठीक है, बात ध्यान से सुनिए क्यों कहा जाता है। आपको पेपर के अंदर इसी तरीके से लिखना है, नो टिलेज या जीरो टिलेज का मतलब क्या है, तो आप कहेंगे कि इसके ये इस प्रकार का या कह लीजिए भू परिष्करण या जुताई होती है जिसके अंदर प्राथमिक भू परिष्करण को पूरी तरीके से अवॉइड किया जाता है, यानी प्राथमिक जुताई को नहीं किया जाता है। द्वितीय जुताई को या फिर कह लीजिए सेकेंडरी टिलेज को सिर्फ हम इतना करते हैं ताकि, यानी कि सिर्फ उन लाइनों में किया जाता है जहां पर बीज को बोना होता है, वहीं पर सिर्फ इतना आपको लिख देना। देन उसके बाद नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे कि जीरो टिलेज या नो टिलेज को हम रासायनिक जुताई भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, इसलिए कहते हैं क्योंकि आपने यहां पर प्राइमरी टिलेज तो नहीं किया, प्राथमिक भू परिष्करण नहीं किया। प्राथमिक भू परिष्करण का काम क्या था बताओ, प्राथमिक भू परिष्करण का एक काम ये भी था कि ये क्या करता था, वीड को यानी कि खरपतवार को नियंत्रण करता था, खरपतवार को जो है आपका नियंत्रण करता था। एक काम इसका ये भी था कि नहीं बताओ, है ना, खरपतवार को नियंत्रण करता था। अब आपने यहां पर तो प्राइमरी टिलेज किया ही नहीं है, प्राथमिक भू परिष्करण किया ही नहीं है, तो खरपतवार का प्रकोप यहां पर ज्यादा होगा। तो खरपतवारों को कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए आप क्या करेंगे, यहां पर जो है केमिकल का इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे आप, यहां पर जो है केमिकल का इस्तेमाल करेंगे, यानी रसायन का इस्तेमाल करेंगे। कौन से केमिकल का इस्तेमाल करेंगे, जिससे आप खरपतवार को नियंत्रण कर सकते हैं, यानी कि हर्बिसाइड कहते हैं। ऐसे केमिकल या ऐसे जो है कह लीजिए आपके रासायन जो खरपतवारों को नष्ट करते हैं, खरपतवारों को नष्ट करते हैं, वीड को नष्ट करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं बताओ, उन्हें आपका ऐसे केमिकल या ऐसे खरपतवार जो कि क्या है, वीड को नष्ट करते हैं, उन्हें हम कहते हैं हर्बिसाइड। उन्हें क्या बोला जाता है, हर्बिसाइड बोला जाता है, या इन्हें हम क्या कहते हैं, वीडीसाइड कहते हैं। नोट कर लीजिए, ऐसे केमिकल, ऐसे रसायन जो कि क्या खरपतवारों को नष्ट करते हैं, उन्हें हम हर्बिसाइड या फिर वीडीसाइड कहते हैं, या फिर इन्हें क्या कहा जाता है, हिंदी में आपका शाकनाशी। क्या बोला जाता है, इन्हें शाकनाशी कहा जाता है, या फिर कह लीजिए आपका खरपतवार नाशी। क्या बोलेंगे, खरपतवार नाशी जो है इन्हें कह दिया जाता है। तो ये आपका क्या है, इस्तेमाल किया जाएगा। तो यहाँ पर खरपतवारों को नियंत्रण करने के लिए हम रासायन का यूज कर रहे हैं, इसीलिए इसे रासायनिक जुताई भी कहा जाता है, केमिकल टिलेज भी कहा जाता है। इतनी बात जो है आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। अब यहाँ पर भी देखिए, खेत के ऊपर क्या है, आपका वही बात आ जाती है कि जीरो टिलेज ठीक है, नो टिलेज ठीक है, लेकिन इसमें भी क्या है, वही फसल के अवशेष वाला पंगा है। खेत के ऊपर फसल अवशेष पड़े हुए हैं, तो जीरो टिलेज के अंदर आपके खेत के सरफेस पर कितने फसल अवशेष होंगे, जीरो टिलेज के अंदर आपके 50 से 100% तक,
50 से 100% तक जो है फसल के अवशेष क्या है आपके खेत के ऊपर एज इट इज पड़े रहेंगे। जैसा आपको यानी कि आपको लगेगा ही नहीं कि जुताई की हुई है, जैसा खेत पहले था वैसा ही नजर आएगा। आपको ये लगेगा कि यार इसमें तो जुताई की ही नहीं गई है, ये खेत वैसा का वैसा ही पड़ा है, बल्कि उस खेत की जुताई भी हो चुकी है और उसके खेत के अंदर बुआई भी हो चुकी है। वो किससे हुई है? आपकी नो टिलेज या फिर जीरो टिलेज मेथड से हुई है। नो टिलेज या जीरो टिलेज मेथड से हुई है। तो यहां पर आपका कंप्लीट लिखा हुआ है, प्राइमरी टिलेज इज कंप्लीटली अवॉइडेड, यानी प्राथमिक जुताई को पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाता है, टाल दिया जाता है। सेकेंडरी टिलेज इज रेस्ट्रिक्टेड टू द प्रिपरेशन इन द रो जोन ओनली, यानी कि द्वितीय जुताई जो होती है वो केवल कतार क्षेत्र में बीज सया की तैयारी तक ही सीमित रहती है। तो सिर्फ और सिर्फ लाइनों में की जाती है ताकि क्या है आपका उसके अंदर बीज को बोया जा सके। इसके अंदर जो है आपका अगर हम बात करें कि ये जो जुताई है आपकी यानी कि जीरो टिलेज, ये बताई किसने थी? तो इसके जनक जो थे उनका नाम आपको याद रखना है। इनका नाम थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको लग सकता है। इनका नाम है गल्वर डी ट्रिपलेट। ठीक है, गल्वर डी बी ट्रिपलेट क्या है इनका नाम है। 1950 के अंदर यूएसए के अंदर ये जो आपका मेथड है इसको डिस्कवर किया गया था। ठीक है, जीरो टिलेज के बारे में यानी कि आपका शून्य जुताई के बारे में किसने बताया था? तो गुल्वर बी ट्रिपलेट के द्वारा बताया गया था 1950 के अंदर। एक नंबर में भी ये क्वेश्चन आपका आ जाता है कि जीरो टिलेज के बारे में किसने बताया था। तो फिल इन द ब्लैंक से या फिर आपका ट्रू फॉल्स में भी आ जाएगा। जैसे मान लीजिए सेंटेंस दे दिया फादर ऑफ जीरो टिलेज गल्वर बी ट्रिपलेट, सही है या गलत है? तो ये आपको जो है पता होना चाहिए, ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने जीरो टिलेज के बारे में बताया था। अब कह रहे होंगे कि ये इंसान था जिसकी वजह से हमें ये पढ़ना पड़ रहा है ना, भड़क निकाल रहे होंगे भाई। जैसे आप लोग आज तक न्यूटन को बोलते आए हो ना कि यार न्यूटन ने जो है 3 लॉ को डिस्कवर किया, उसकी वजह से हमें वो 3 लॉ पढ़ने पड़ते हैं। अगर वो न्यूटन ने वो 3 लॉ डिस्कवर नहीं किए होते तो फिजिक्स इतनी डिफिकल्ट नहीं होती। तो यहाँ पर भी आप इनको भी ऐसे ही कहेंगे। चलिए जो मर्जी कहें, बट आपको क्या करना पड़ेगा, इन्हें याद रखना पड़ेगा, इनका नाम याद रखना पड़ेगा, जैसे न्यूटन के 3 लॉ याद रखे थे। ठीक है, अब आ जाती है ये बात जो मैंने आपको बताई दी है कि 50 से 100% तक क्या फसल के अवशेष जो है वो क्या है मिट्टी की सतह पर बने रहते हैं एज इट इज, उसमें कोई बदलाव नहीं आता, आपको खेत वैसा ही दिखाई देगा। देन हर्बिसाइड मैंने आपको बताया था कि इनके यानी कि इसे हम केमिकल टिलेज भी बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या है हर्बिसाइड यानी कि शाकनाशी या कह लीजिए खरपतवार नाशी का इस्तेमाल करते। तो वो कौन कौन से हैं? पैराक्वाट और ग्लाइफोसेट। ये दो आपके हर्बिसाइड है या फिर कह लीजिए कि वो केमिकल है जो हम इस्तेमाल करते हैं इस खेत के अंदर ताकि क्या है खरपतवारों को कंट्रोल किया जा सके, नियंत्रित किया जा सके। तो पैराक्वाट या फिर ग्लाइफोसेट इसे कहते हैं। ठीक है, पैराक्वाट या ग्लाइफोसेट कहते हैं। नेक्स्ट अब आपका देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है वो आपकी है टिल प्लांटिंग या फिर हम जिसे टिल प्लांटिंग ही कहते हैं। ये जीरो टिलेज के अंदर ही आपको लिखना है। ठीक है, जीरो टिलेज के अंदर ही इसके बारे में बताना है। अब क्या होता है, ये लास्ट टॉपिक है आपका, ध्यान से समझ लीजिए, बस उसके बाद क्लास खत्म है। ठीक है, टिल प्लांटिंग किसे कहते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनिए। ये जो खेत है आप देख रहे हैं, इस खेत के अंदर क्या है धान को काट लिया गया। अब आपका बचा क्या है, सिर्फ और सिर्फ उसके जो है स्टबल्स बचे हैं या फसल अवशेष आपके बचे हैं। इस खेत के अंदर अब आपको क्या है गेहूं लगाना है। मान लीजिए इस खेत के अंदर क्या है गेहूं आपको लगाना है, तो आप क्या करेंगे उसे सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से लाइनों में जो है उसकी जुताई करेंगे, है ना, लाइनों में इस तरीके से जुताई करेंगे। अब आप एक बार इसको जो है लाइन इस तरीके से बनाएंगे, उसके बाद उसके अंदर बीज को डालेंगे, फिर उस बीज को जो है खत्म कर यानी बीज को जो है मिट्टी के अंदर ढकेंगे। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है कि आपने जहां जहां पर आपको बीज को बोना है वहां के ये फसल अवशेष हटाए, उसके बाद वहां की मिट्टी को खोदा और साथ ही साथ वहां के बीज उसके अंदर डाल दिए और साथ ही के साथ क्या है उसको जो है बीजों को मिट्टी से ढक दिया। दूसरा तरीका ये है। बताओ कौन सा तरीका आसान है? पहला तरीका क्या था कि आप एक बार में यहाँ के फसल अवशेष हटाएंगे उस लाइन के, देन उसके बाद मिट्टी को खोदेंगे, देन उसके बाद उसके अंदर बीज डालेंगे, उसके बाद उसको क्या है बीज को ढक देंगे। ठीक है, पहला तरीका ये। दूसरा तरीका क्या है, ये चारों के चारों प्रोसेस आप एक साथ कर देंगे। दूसरा वाला आसान है, यानी कि आप साथ की साथ फसल के अवशेष को हटा रहे हैं, साथ की साथ क्या है मिट्टी को खोद रहे हैं, साथ की साथ बीज को डाल रहे हैं और साथ ही क्या है उस बीज को मिट्टी से ढक भी दे रहे हैं।
ये जो तरीका होता है इसे हम कहते हैं टिल प्लांटिंग। इसे क्या कहा जाता है? टिल प्लांटिंग कहा जाता है, जो कि आपकी शून्य भू परिष्करण यानी जीरो टिलेज के अंदर इस्तेमाल में ली जाती है। यानी कि इसमें 4 स्टेप होते हैं। क्लीन द क्रॉप रो यानी फसल की पंक्ति की सफाई की जाती है, जिसमें आपको क्या लगना है? बीजों को लगाना है। उसके बाद ओपनिंग द सोइल फॉर सीड इंजर्शन, यानी कि सोइल को इस तरीके से ओपन किया जाता है ताकि उसके अंदर आप बीज को डाल सके। देन उसके बाद क्या है, आप उसके अंदर बीज को डालते हैं, प्लेस कर देते हैं, और उसके बाद क्या, उस बीज को मिट्टी से कवर कर देते हैं। ठीक है, तो ये 4 स्टेप जो है आपके किए जाते हैं किसमें? जीरो टिलेज के अंदर। जो जीरो टिल मशीन होती है या जीरो टिलेज जो मशीन होती है उसके साथ हम ये करते हैं, और चारों के चारों स्टेप एक साथ किए जाते हैं और एक साथ क्या है, बीज को बो दिया जाता है। इसे ही हम क्या कहते हैं? टिल प्लांटिंग कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है? टिल प्लांटिंग कहा जाता है। इतनी बात समझ में आ गई है? बस ये आपका कंप्लीट हो चुका है। इसे हम क्या कहते हैं? टिल प्लांटिंग कहते हैं, या इसे ही क्या है, आपका जीरो टिलेज कहा जाता है। क्लियर हो गया सभी को? बताओ, सभी को चीजें क्लियर हो चुकी हैं? अब एक डाउट आप लोगों के मन में होगा, वो डाउट ये होगा कि सर ये जीरो टिलेज हम कर क्यों रहे हैं, है ना? ये जीरो टिलेज हम कब इस्तेमाल में लेंगे, ये डाउट आपके मन में होगा। तो मेरी एक बात बताओ, जैसे ये मान लीजिए फील्ड है, इस फील्ड के अंदर आपको मान लीजिए जल्दी जल्दी फसलें लगानी, यानी कि एक साल के अंदर आपको मान लीजिए 4 फसलें लेनी है। तो 4 फसलें अगर आपको एक साल के अंदर लेनी है, नॉर्मली क्या है 3 फसलें ली जाती है इंडिया के अंदर। किसान जो है एक खरीफ सीजन के अंदर, एक रबी सीजन के अंदर, एक जायद सीजन के अंदर 3 फसलें लेता है। अगर किसान को 4 फसलें या इससे ज्यादा फसलें लेनी है तो उसे क्या करना पड़ेगा? खेत के अंदर ऐसी फसलों को लगाना पड़ेगा जो जल्दी जल्दी उगती हो और जिनका टाइम पीरियड क्या हो, समय भी कम हो। तो मान लीजिए आपने इसके अंदर क्या है, सबसे पहले जैसे कोई भी खरीफ सीजन के अंदर क्रॉप लगा दी, उसके बाद आपने रबी सीजन के अंदर लगाई, फिर रबी सीजन और जायद सीजन के बीच में आपने एक फसल लगा दी एक्स, उसके बाद आपने जायद सीजन में लगा दी। तो ये लगातार आपने 4 फसलें लगाई। तो आप मुझे एक बात बताओ, क्या इन फसल को लगाने के लिए आपको खेत को तैयार करने का टाइम मिला? भाई खेत की जुताई करनी है, उसके बाद खेत को लेवल करना है, देन उसके बाद उसके अंदर जो है बीज की बुआई करनी है। क्या इतना टाइम है आपके पास? नहीं है ना, क्योंकि 4 फसलें आप ले रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन जहां पर क्या है, आपको मल्टीपल क्रॉपिंग लेनी होती है। कैसी? मल्टीपल वर्ड जो है इसके लिए यूज करते हैं, मल्टीपल क्रॉपिंग, यानी कि जब क्या है आप बहुत सारी फसलें जो है लेते हैं, यानी कि 4 या 4 से ज्यादा फसलें जब आप लेंगे तो उसे मल्टीपल क्रॉपिंग कहेंगे। ठीक है, तो मल्टीपल क्रॉपिंग के लिए आपका क्या है, जीरो टिलेज जो है इस्तेमाल में लिया जाता है। क्या? जीरो टिलेज हम इस्तेमाल में लेते हैं। दूसरा, अब एक बात मुझे और बताओ, ये आपका पहाड़ी क्षेत्र है, इस पहाड़ के ऊपर यहाँ पर जो है ये खेत बना हुआ है। इस खेत के अंदर मुझे क्या करना है? बुआई करनी है, बीज फसल उगानी है। अगर मैं इस खेत की जुताई करूंगा और ऊपर से बारिश हो जाती तो बताओ क्या होगा? तो क्या होगा, ये जो मिट्टी है ये कटकर नीचे की तरफ बह जाएगी। ये मिट्टी कटकर नीचे की तरफ बह जाएगी। अगर मैं ऐसा करूं, इस खेत की जुताई ही ना करूं और इसके अंदर फसल को लगा दूं, तो क्या आपकी मिट्टी कटकर आ पाएगी? कटकर बहेगी? नहीं बहेगी, क्योंकि जो फसल की जड़ें होंगी वो जनरली क्या है, उस मिट्टी को उन्होंने क्या है, बांध के रखा हुआ है। तो उससे क्या है आपका, इसे हम क्या कहते हैं, सोयल इरोजन कहते हैं। क्या वर्ड इस्तेमाल लिया जाता है इसके लिए? सोयल इरोजन, या फिर इसे मृदा क्षरण कहा जाता है। मृदा क्षरण कहा जाता है। तो क्या ये होगा आपका? बताओ। नहीं होगा, क्योंकि ये पौधे की जड़ें क्या है, उसको क्या करेंगी, बांध कर रखेंगी। पौधे की जड़ें क्या है, इसको जो है मिट्टी को बांध के रखेंगी। तो मिट्टी का मृदा क्षरण नहीं होगा, यानी सोयल इरोजन जो है नहीं होगा। तो ये 2 कंडीशन है जहां पर हम जीरो टिलेज का इस्तेमाल करते हैं। पहली कंडीशन है मल्टीपल क्रॉपिंग की, यानी कि जब हमें 4 या उससे ज्यादा फसलें लेनी होती है साल के अंदर। देन उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है जहां पर सोयल इरोजन यानी मृदा क्षरण का ज्यादा जो है कह लीजिए प्रकोप होता है, ज्यादा जो है आपके चांसेस होते हैं मिट्टी क्षरण होने के, वहां पर हम जीरो टिलेज का इस्तेमाल करते हैं। इतनी बात आपको समझ आ चुकी होगी। अगर इतनी बात समझ आ गई है तो टॉपिक आपका क्लियर हो चुका है। ये जो है टॉपिक आपका क्लियर हो चुका है। अब जो है किसी में भी इतना दम नहीं है कि आपको टिलेज टॉपिक यानी भू परिष्करण से आपको कोई हरा सके। बस एक क्लास और बची है, और वो क्लास हमारी कौन सी है? कंट्री प्लो, यानी जिसे देसी हल कहते हैं, और आपका दूसरा मोल्ड बोर्ड प्लो, यानी कि जिसे आपका
एमबी प्लो कहा जाता है, मिट्टी पलट हल कहा जाता है, उसके बारे में पढ़ना बचा है। तो वो कल हमारी एक छोटी सी क्लास होगी जिसके अंदर हम उसके बारे में पढ़ेंगे, यानी कि कंट्री प्लो क्या होता है, किस तरीके की उसकी संरचना होती है। एग्जाम के अंदर उसका डायग्राम बनाने को आ जाता है कई बार, और उसके बॉडी पार्ट पूछ ले जाते हैं कि उसके कौन कौन से बॉडी पार्ट है, कौन कौन से भाग हैं। ये आपका एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है, तो कल हम उसको कवर करेंगे, ठीक है। तो बाकी जो है आज की क्लास में इतना ही। आपकी कोई करियर काउंसलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप इस नंबर पर हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इस क्लास की पीडीएफ के लिए जो है आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, एग्रीकल्चर बाय अमन सर के नाम से। लिंक आपको कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, जरूर ज्वाइन कर लेना। नोट्स आपको यहां पर मिल जाएंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। मेरे साथ आप डिस्कशन कर सकते हैं। बाकी अगर आपको क्लास पसंद आई है, अच्छी लगी है, तो प्लीज सेशन को लाइक कर देना, शेयर करना, और कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना आपको क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी या बुरी लगी, जैसी भी आपको लगी है, ठीक है। देन इसके अलावा आपकी अगर कोई रिव्यू या फिर कह लीजिए आपकी कोई राय हो, सजेशन हो, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर सकते हैं। यानी जो भी आपके मन में आ रहा है इस क्लास को देखने के बाद, वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर दीजिए, ठीक है। जो भी बच्चे इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर ले। इसके साथ ही साथ आप अपने जूनियर्स, अपने जो है भाई बंधु, ठीक है, जो सखा बंधु जो भी हैं आपके, उनको ये चीज रिकमेंड करें कि इस चैनल पर आपकी बीएससी एग्रीकल्चर की सेमेस्टर एग्जाम्स की क्लासेस जो है चलाई जा रही है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी क्लासेस होती हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको यहाँ पर सारी चीजें समझाई जा रही है, विद पिक्चर, विद डायग्राम के साथ। इसके अलावा यहाँ पर आपका सीयूटी, यूजी पीजी, यूपी कैटेट, यूजी पीजी इन एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन भी यहाँ पर होती है, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। अपना ध्यान रखिए और तैयारी करते रहिए।